हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के संबंध में। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो कृपया करके डेली प्रैक्टिस जो मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। देखिए, परिवहन क्या है? परिवहन जो है ये यातायात के साधन है, यानी जिसमें बैठ करके या तो लोग आना जाना करते हैं या उस पर सामान लाद करके सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, यानी लोगों और सामान के आवागमन का साधन होता है। पुराने समय में क्या होता था कि लोग पैदल यात्रा करते थे या फिर पशुओं या जानवरों के पीठ पर सामान लाद कर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे, जिसमें काफ़ी समय लगता था यात्रा करने में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब पहिए का खोज हुआ जब चक्के का आविष्कार हुआ तो विभिन्न प्रकार की गाड़ियां बनने लगी। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी शुरू में बना, फिर धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की गाड़ियां बनने लगी और उस पर लोग जो है सवार होकर के बहुत आसानी से यानी कम समय में एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करने लगे। अभी वर्तमान समय में जो है बहुत ही डेवलप हो गया इन यातायात के साधनों में। तो 4 प्रकार के मार्गों से होकर के जो यातायात के साधन गुजरते हैं उसके आधार पर जो है परिवहन के भी 4 मुख्य साधन हैं। देखिए, सड़क, रेल, जल एवं वायु, ये मार्ग है। इन मार्गों से होकर के गुजरती है। जैसे सड़क से होकर के गाड़ियाँ गुजरती है, मोटर गाड़ी, बस, है ना। रेल जो है रेल से होकर के रेलगाड़ी जाती है। जल से होकर के पानी जहाज, है ना, स्टीमर, नाव आदि चली जाती है, बड़े बड़े जहाज जाते हैं, है ना। और वायु मार्ग से होकर के भी हवाई जहाज, जिसको वायुयान कहते हैं, वो सभी उस मार्ग से होकर के जाते हैं। ठीक है, और इन सभी मार्गों में सवारी के साथ साथ यानी लोगों के साथ साथ सामानों का भी वहन किया जाता है, ढोया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सड़क परिवहन सबसे पहले इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, कम दूरी की यात्रा करने के लिए जो है हम लोग सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं। और ये जो सड़कें हैं मैदानी क्षेत्रों में फैली हुई है। पहाड़ी क्षेत्र में भी सड़कें हैं पर थोड़ा उसमें कठिनाइयां हैं, उतार चढ़ाव के कारण बहुत कम है। लेकिन जितना घना जो जाल बिछा हुआ है सड़क का मैदानी क्षेत्रों में, उतना पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं है। ठीक है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में क्या हो गया आजकल कि सड़कों के ऊपर में फ्लाईओवर बना दिया गया है या फिर सड़कों का नीचे में जो है अंदर की ओर से सड़क गुजारा गया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंदर भूमिगत मार्ग। ठीक है, सड़कों का वितरण जो है असमान रूप से है। हमारे देश में जो है अलग अलग जैसी भौगोलिक स्थिति है, जैसा भौगोलिक क्षेत्र है, उसके आधार पर सड़कों का वितरण भी असमान है। जैसे समतल वाले जगहों पर ज़्यादा घना है सड़क, है ना, वहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया गया है। लेकिन जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो उतना ज़्यादा सड़कें नहीं है, 1-2 सड़क से ही काम चलाना पड़ता है। ठीक है, जहाँ तक हमारे देश में सड़कों की बात करें तो लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण जो है हो चुका है और भी लगातार हो ही रहा है, और जिसमें से जो है 15 लाख किलोमीटर पक्की सड़क है। अगर हमारे देश का क्षेत्रफल का दृष्टि से देखा जाए तो ये 7वां स्थान है, लेकिन परिवहन का दृष्टि से पूरी दुनिया में जो है ये 3रे स्थान पर है। ठीक है, हमारा देश जो है सड़क परिवहन में कितवें स्थान पर है? विश्व में 3रा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। भारत सरकार ने
राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया है। यानी नेशनल हाईवे बनाने के लिए क्या किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया है और इसकी देखरेख में निम्न सड़कों का निर्माण जो है किया जाएगा। अब कौन कौन सड़क का निर्माण किया जाएगा? जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज के योजना के अंतर्गत क्या है कि हमारे देश में 4 महानगर हैं। 4 महानगर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन चारों महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़कें होगी वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत होगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ा जाएगा और इसकी कुल लंबाई जो होगी है ना, यह है समझिए 5846 किलोमीटर है। बन चुका है और नहीं बना है तो फिर सरकार लगी हुई है जहाँ जहाँ नया बनाने का ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग सीधा जानेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये महानगरों को यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगा और इसकी जो कुल लंबाई है वो 5846 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरा हम लोग जानेंगे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर क्या है? इसके तहत 2 मार्गों का निर्माण किया जाएगा। 2 मार्ग यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। हमारे देश का सबसे उत्तर कहाँ? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी को जोड़ेगी वो सड़क। ठीक है, और दूसरा सड़क जो है आपका पूरब से पश्चिम तक यानी असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इस मार्ग की कुल लंबाई जो है 7142 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा, देश में बुनियादी ढांचा नेटवर्क मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों से संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 380 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग और 962 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। देखिए क्या है, जितने भी बंदरगाह हैं हमारे देश में, तो जैसे मान प्रमुख 12 बंदरगाह है, तो वहाँ से बंदरगाहों को जोड़ने के लिए, वहाँ तक सड़क को ले जाने के लिए जो है 380 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण के लिए ये लोग तत्पर है और 962 किलोमीटर लंबी जो रेल मार्ग है, रेल मार्ग को भी बंदरगाह से जोड़ने का प्लान है। ठीक है, देश में यानी पूरा जो है, चाहे वो बंदरगाह हो या रेल मार्ग हो या उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा तक जो हमारा राज्य हो या पूरब से पश्चिम दिशा के बीच में जो भी राज्य हो, यानी सारे मुख्य चीज़ों को सभी को सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग जानेंगे। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। देखिए, भारत में सबसे अधिक सड़क किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य जो है वो उड़ीसा में है। सबसे ज़्यादा पक्की सड़क यदि कहा जाए तो उड़ीसा में है। और भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व तो गोवा में तथा सबसे कम जम्मू कश्मीर में। सर्वाधिक घनत्व का मतलब है कि ज़्यादा वहाँ पे नज़दीक में जो है सड़कें हैं हमारे गोवा में, है ना, ज़्यादा मात्रा में है। और सबसे पक्की सड़कें जहाँ पे ज़्यादा है वो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य। और सड़क की मात्रा जहाँ पे ज़्यादा है ना, अधिक सड़क जहाँ पे है वो महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, और सबसे कम सड़कें जहाँ पर है वो मेरा जम्मू कश्मीर है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग यानी लेह श्रीनगर मार्ग जो काराकोरम दर्रा को पार करता है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 3450 मीटर है। देखिए, लेह तो सबसे ऊंचाई में है ही, तो वहाँ जो सड़क जाएगी तो ऊंची सड़क होगी ही, है ना। उसकी दूरी है 3450 मीटर और ये काराकोरम दर्रा होते हुए ये सड़क जाती है, लेह श्रीनगर वाला, है ना। 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई और इस संगठन का काम क्या है कि सीमावर्ती इलाकों में सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण करना। जो भी बॉर्डर वाला इलाका है उन सभी इलाकों में जो है इसका सड़क का निर्माण करने का मेन काम है। किसको?
सीमा सड़क संगठन, इसका स्थापना जो हुआ था वो 1960 ईस्वी में। ये सब ईस्वी और संगठन संस्था इन सब का नाम बढ़िया से रखिएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH7 है, यानी NH7 जो है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है, राष्ट्रीय राजमार्ग है ये NH7, या कभी कभी पूछता है। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का 8 मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके संबंध में जानेंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ जाती है और उसकी दूरी क्या है। NH1 जो है दिल्ली से लेकर के पाक सीमा तक जोड़ती है, यानी पाकिस्तान तक की सीमा, जहाँ पे बॉर्डर आखिर पड़ता है वहाँ तक ये जाती है NH1, जिसकी लंबाई है 1226 किलोमीटर। NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता तक जाती है और जिसकी लंबाई है 1490 किलोमीटर। NH3 जो है आगरा से मुंबई तक जाती है, जिसकी लंबाई है 1161 किलोमीटर। और NH4 जो है मुंबई से चेन्नई तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई है 1415 किलोमीटर। और NH5 जो है कोलकाता से चेन्नई तक जाती है, जिसकी लंबाई है 1610 किलोमीटर। NH6 जो है कोलकाता से मुंबई है ना, इसकी लंबाई 1945 किलोमीटर। और NH7 देखिए वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, जिसकी लंबाई जो है 2369 किलोमीटर है। और NH8 जो है जो दिल्ली से जयपुर से मुंबई, यानी दिल्ली से जयपुर और जयपुर से मुंबई जाती है, उसकी जो लंबाई है 2058 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सबसे ज़्यादा लंबा जो है NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, लगभग 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग जानेंगे रेल परिवहन। किसके बारे में जानेंगे? रेल परिवहन के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने जाना सड़क परिवहन के बारे में कि सड़क मार्ग कितना लंबा है, कौन कौन सी योजनाएं चलती है सड़क को बढ़ाने के लिए, इसको हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे रेल मार्ग। देखिए हमारे यहाँ रेल का भी जाल बिछा हुआ है, ठीक है। और रेल मार्ग में क्या है, सड़क मार्ग से थोड़ा तीव्र गति से ये रेलगाड़ियाँ चलती है, इसके लिए जल्दी जो है हम लोग पहुँच सकते हैं। और रेल मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि एक साथ हम लोग बहुत ज़्यादा सामान इसमें हम लोग ढो सकते हैं, ठीक है। तो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान ढोने का कार्य होता है। देखिए है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें सामान भी ढो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें सवार हो सकते हैं, बहुत जल्दी हम लोग सड़क मार्ग की अपेक्षा जल्दी हम लोग पहुंच सकते हैं, है ना। सबसे पहले जब रेलवे इंजन बना, स्टीम इंजन, वाष्प इंजन, ठीक है, तो वो औद्योगिक क्रांति जो है नहीं ला पाया था। लेकिन रेलवे में जब इंजन आया डीजल का, और फिर आया बाद में हम लोग का इलेक्ट्रिक वाला, लाइन वाला, तो इसमें बहुत तीव्रता से विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है। सुपर फास्ट ट्रेनें चलने लगी, मैदानी भागों में रेलवे का जाल बिछ गया, ठीक है। दुर्गम से दुर्गम पहाड़ियों तक जाने के लिए, है ना, लोगों ने तरह तरह से रेलवे लाइनें बिछाई। उन्नत टेक्नोलॉजी जब डेवलप होता है ना, तो किसी भी विषम परिस्थिति में भी आगे बढ़ता है, विकास होता है, ठीक है। तो यही रहा रेल का क्षेत्र में। और पहाड़ी क्षेत्र में भी संभव हो गया, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है थोड़ा रेल मार्ग कम है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा विषम परिस्थिति है। तो चलिए इसमें भी हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय रेलवे देश में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, सबसे ज़्यादा जो है इसी पर माल ढुलाई होता है। यह लगभग 3/4 यात्री परिवहन, देखिए 3/4 यात्री परिवहन तथा 60% माल परिवहन करती है। 60% माल ढोती है रेलगाड़ी। इसका जो आविष्कार हुआ सबसे पहले, जब हमारे देश में ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, पहली बार रेल जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चली थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है सबसे पहले मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चली। भारतीय रेल परिवहन जो है एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का
5वां सबसे बड़ा परिवहन है। एशिया में 1 नंबर है, लेकिन पूरी दुनिया में 5वां है ये, है ना। रेल के मामले में भारतीय रेल सबसे आगे है। भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग जो है कोंकण रेलवे की है। किस रेलवे की है? कोंकण रेलवे। कोलकाता और दिल्ली भारतीय रेल का भूमिगत रेले हैं, यानी मेट्रो ट्रेन। मेट्रो सुना होगा, तो वो कोलकाता और दिल्ली में चलता है मेट्रो ट्रेन। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी जो है वो शताब्दी एक्सप्रेस है, सबसे तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी। ठीक है, देखिए भारतीय रेल में 4 गेज हैं। गेज का मतलब है कि उसकी पटरी की चौड़ाई, है ना। तो वो जो पटरी की चौड़ाई है उसमें 4 तरह का है, एक ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और लाइट गेज। अब देखिए ब्रॉड गेज की जो लंबाई है, अति चौड़ाई जो होती है, मैंने पटरी के बीच का जो दूरी होता है वो होता है 1.676 मीटर। ठीक है, ब्रॉड गेज का। और मीटर गेज का तो 1 मीटर नाम ही है। नैरो गेज 0.672 और लाइट गेज 0.610 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जल परिवहन की ओर। अब जल परिवहन यानी जल मार्ग से होकर के जो भी यातायात के साधन जाते हैं, ठीक है, जल परिवहन कहलाते हैं। जैसे स्टीमर हो गया, नाव हो गया, है ना, पनडुब्बियाँ हो गई। तो प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग उपयोग किया जाता था। स्टार्ट में ही पहले क्या करता था, प्राचीन काल में भी बहुत नदियों का इस्तेमाल सामान को ढोने में किया जाता था। जब ऊपर से लकड़ी काट करके छोड़ देता था और नीचे जब उसका गांव तक पहुंच जाता तो नीचे का आदमी पकड़ लेता था उसको। तो ये तरीका लोग अपनाते थे शुरू से ही। ठीक है, देखिए जल परिवहन भी सामान ढोने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे होकर के भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान ढोया जाता है और विदेशों तक, अपने ही देश में नहीं, विदेशों तक सामान ले जाने का प्रमुख मार्ग है लंबी दूरी का। ठीक है, तो अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार के सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। और यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का है, एक आंतरिक जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग। अब देखिए आंतरिक जलमार्ग क्या हो गया, हमारे देश के अंदर में जो नदियां हैं, झीलें हैं, उनका उपयोग हम लोग जलमार्ग के रूप में करते हैं, तो उसको बोलते हैं आंतरिक जलमार्ग। जैसे कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग हमारे देश में कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए, या फिर अन्य देश में। हमारे देश में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में जो है वो ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी, ये सभी आंतरिक जलमार्ग हैं जो देश के अंदर में इसका उपयोग लोग करता है ना, नाव या फिर पानी जहाज चलाने के लिए। समुद्री या महासागरीय मार्गों का जो उपयोग होता है ना, सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। और यह मार्ग जो है पतन से जुड़ा होता है, पतन यानी बंदरगाहों से। ठीक है, बड़े बड़े बंदरगाह, जैसे विश्व में कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। एशिया में सिंगापुर और मुंबई, ये 2 फेमस बंदरगाह हैं। उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, और अफ्रीका में केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है, हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है इसको हम लोग जानेंगे और किस सागर में है, एकदम इसको याद कर लीजिए, कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, जैसे कोलकाता जो हो गया, ये कोलकाता बंदरगाह जो है ये हुगली नदी पर है। ये नदी पर ही है, हुगली नदी बड़ा है, जाकर के जहाँ आपका कोलकाता में हुगली नदी जहाँ समुद्र में मिलती है, तो उससे पहले ये हुगली नदी पर ही है ये कोलकाता बंदरगाह, जो पश्चिम बंगाल में है। और पारादीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में है, ये समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी में पारादीप बंदरगाह है, जो उड़ीसा में है। हमारा राज्य कौन सा पड़ता है? उड़ीसा। विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है ये बंगाल की खाड़ी के समुद्र में है और ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। चेन्नई बंगाल की खाड़ी में है, ये तमिलनाडु राज्य में है। तूतीकोरिन बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में चलती है, ये समुद्र है, चलती क्या है? बंगाल की खाड़ी के समुद्र के तट पर है बंदरगाह, है ना। और राज्य जो है इसका तमिलनाडु है। मुंबई बंदरगाह जो है अरब सागर में है, महाराष्ट्र है, मुंबई की महाराष्ट्र राजधानी है। नहावा सोवा ये अरब सागर में है और ये महाराष्ट्र राज्य में है, नहावा सोवा बंदरगाह।
कांडला बंदरगाह गुजरात में है जो अरब सागर में है। मार्मा गोवा ये गुजरात में है जो अरब सागर में है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है जो अरब सागर में है। और कोच्चि जो केरला में है जो अरब सागर में स्थित है। तो ये रहा प्रमुख बंदरगाह और उसका समुद्र और उसका उससे संबंधित राज्य। तो इसको कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपको तुरंत लगा देना है गुजरात में। ठीक है। कोच्चि कहाँ है, कोच्चि केरला में। कभी कभी समुद्र पूछ देगा, है ना, कि नहावा शोवा जो बंदरगाह है वो किस सागर पर है, तो अरब सागर पर। इस तरह से सवाल पूछता है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं जल परिवहन का। देश का जो 98% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, यानी विदेशी व्यापार की बात हो रही है, हमारे अंदर के व्यापार की बात नहीं। ठीक है। 98% जो व्यापार होता है ना वो समुद्री मार्ग से होता है। विकासशील देशों में भारत के पास व्यापारिक जहाज़ों का सबसे बड़ा बेड़ा है। जितना भी विकासशील देश है ना उसमें से भारत के पास सबसे ज़्यादा व्यापारिक जहाज़ है। और व्यापारिक जहाजरानी की दृष्टि से भारत विश्व में जो है 17वें स्थान पर है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए ना, एशिया में तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया में यदि देखा जाए तो वो 17वें स्थान पर है। भारत के 7,516 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर 12 बड़े व 183 छोटे व मझोले बंदरगाह हैं। मतलब 12 बड़ा बंदरगाह है और 183 छोटा और मंझला बंदरगाह है इंडिया में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको नहावा शेवा मुंबई, जो अभी हम लोग देखे ना जो अरब सागर में है, तो नहावा शेवा मुंबई का ही नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कभी कभी पूछेगा किसका रखा गया है। और ये एकदम आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। नहावा शेवा सुसज्जित है, देश का नवीनतम और बड़ा बंदरगाह है। एकदम पूरा टेक्नोलॉजी इसमें लगाया गया है, चकाचक। मुंबई और कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि कांडला ज्वार बंदरगाह है। यानी मुंबई और कोचीन का जो बंदरगाह है ना वो प्राकृतिक बंदरगाह। पर प्राकृतिक का मतलब होता है उसको बनाया नहीं गया है, वो पहले से ही इस लायक है कि वहाँ पे जहाज़ें रुक सके, जहाज़ें चल सके, है ना। वैसा प्रकृति द्वारा पहले से ही वहाँ पे है बना हुआ। ठीक है। कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में जो है वह ज्वार बंदरगाह है। ज्वार मतलब वहाँ पे ज़्यादा ढेप ठकते रहता है, जबकि अधिकतर बंदरगाहों में जो है उतना ज़्यादा ज्वार नहीं होता है। ठीक है, लहर नहीं होते पानी का। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। ठीक है, वही मुंबई जो नहावा शेवा की बात जो हो रही है। देश का कृत्रिम बंदरगाह जो है चेन्नई है। देखिए कृत्रिम बंदरगाह यानी इसको बनाया गया है, लोगों ने सुविधाजनक उसको बना दिया है ना। गहराई या किनारे लगने के लिए जो है जितनी जो जहाज़ें हैं किनारे लगने के लिए उसको वैसा व्यवस्थित किया गया होगा, है ना। पूर्वी तट के बंदरगाहों में चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है। देखिए ये जो चेन्नई है सबसे प्राचीन बंदरगाह है, पूर्वी तट की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो है 1987 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। याद रख लीजिए, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है। देश में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 3 है। राष्ट्रीय जलमार्ग कितना है, 3 है। और ये 3 और जो है वो प्रस्तावित है। राष्ट्रीय जलमार्ग कहना मतलब राष्ट्र के अंदर ही चलता है, ये देश के अंदर ही, विदेशों में नहीं। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए NW1 कहलाता है। जैसे हम लोग का NH1 वो सड़क मार्ग कहते थे, अब ये जल मार्ग को देखिए NW1, NW2, NW3, NW से शुरू होता है। ठीक है। तो NW1 जो है ये जल मार्ग, इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक यानी गंगा नदी में चलता है। गंगा नदी से होकर के इलाहाबाद से हल्दिया वहाँ पश्चिम बंगाल चल जाएगा। NW2 देखिए इसका जो लंबाई है 891 किलोमीटर है, ये सदिया से धुबरी तक ये ब्रह्मपुत्र नदी में चलती है, एकदम उधर असम साइड में। NW3 है ना, ये 205 किलोमीटर कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ये उधर तमिलनाडु क्षेत्र में। चंपाकारा महल है ना। और प्रस्तावित जो है
प्रस्तावित 3 और जलमार्ग प्रस्तावित है। अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, यहाँ पे जहाज़ें चलती नहीं है नाव में, लेकिन ये प्रस्तावित है, वहाँ पे बनाया जा रहा है ना। तो देखिए क्या है, NW4 1095 किलोमीटर काकीनाड से पुडुचेरी कृष्णा गोदावरी में, NW5 623 किलोमीटर तलचल डरमरा मार्ग से लेके बघा नदी, और NW6 121 किलोमीटर लखीमपुर से बांगा बराक नदी तक। ठीक है, तो ये मार्ग है। तो महत्वपूर्ण मार्गों को आप लोग याद करते जाइएगा, है ना, जो पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन जैसा कि आप जान रहे हैं, है ना, कि जो आसमान में उड़ाने भरती है जहाज़ें, तो ये हवाई जहाज़ या जिसको हम लोग वायुयान कहते हैं, वायुयान के द्वारा हम लोग बहुत तीव्र गति से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, या वैसी जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पे न गाड़ी जा सकती है, न पानी जहाज जा सकती है ना, न रेल जा सकती है। दुर्गम जगह पहाड़ियों इलाकों में भी चल जाएगा हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर। ठीक है ये देश अब विदेश दोनों जगह जल्दी जाने के लिए जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं वायुयान का। ठीक है, तीव्र गति से। ये और भी काम आता है संकट की घड़ी में, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं भूस्खलन हो गया, संकट की स्थिति है, तो वहाँ पे लोगों का जान बचाने के लिए, है ना, या उन लोगों को भोजन, जल, कपड़ा, दवाई बांटने के लिए भी सहायता करती है ये वायुयान। ठीक है, भारत में 3 प्रकार की वायु सेवाएं हैं। कितनी प्रकार की वायु सेवाएं हैं? 3 प्रकार की। एक है एयर इंडिया, दूसरा है इंडियन एयरलाइंस, और तीसरा है पवन हंस सेवा। तो चलिए एयर इंडिया के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, एयर इंडिया क्या है। एयर इंडिया जो है ये विदेशों के लिए वायु सेवाएं प्रदान करता है। एक देश से दूसरा देश जाना है तो एयर इंडिया का गाड़ी चढ़िए। वर्तमान समय में एयर इंडिया के बेड़ों में 26 से अधिक विमान है। बहुत ज़्यादा विमान अभी हो गया है, तो 26 का आंकड़ा पिछला ही दिखा रहा है, 2008 से पीछे का। इंडियन एयरलाइंस जो है ये क्या है, ये घरेलू हवाई सेवा है, यानी घर के अंदर उड़ानें भरती है। ये दिल्ली से कलकत्ता, तो मुंबई, है ना, चेन्नई, ये अपने घरेलू, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ये राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, राष्ट्रीय हवाई सेवा है। यह देश को प्रमुख घरेलू हवाई सेवा है देश का। इसके अलावा यह जो है पड़ोसी देशों में, पड़ोसी देश, ज़्यादा दूरी का बात नहीं करता है, कहाँ कहाँ पड़ोसी देश, है ना, ये दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व क्षेत्रों के लिए भी सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान समय में यह 14 राष्ट्रों, अगर पड़ोसी राष्ट्र का बात कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, अमेरिका नहीं जाएगा, इंग्लैंड नहीं जाएगा, ये अगल बगल का जो है, जैसे पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, म्यांमार, कतर, बहरीन, कुवैत, है ना, ये सब जगहों में ये चाहता है। और वायुदूत लिमिटेड का जो है इंडियन एयरलाइंस में विलय हो गया है, ये इसी में मिला दिया गया है वायुदूत लिमिटेड को इंडियन एयरलाइंस में। तो इंडियन एयरलाइंस समझ में आ गया, एयर इंडिया समझ में आ गया। एयर इंडिया बड़े बड़े देशों में जाती है यहाँ से, है ना, और उसमें सवारी जाते हैं एक देश से दूसरा देश में। और इंडियन एयरलाइंस अपने देश के अंदर या फिर पड़ोसी देशों में जो है ये लोग इस पर जाते हैं। इंडियन एयरलाइंस सेवा देती है, हवाई जहाज या अन्य प्रकार की वायु सेवा। पवन हंस लिमिटेड, देखिए पवन हंस लिमिटेड जो है यह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड और चेन्नई की हार्डी एक्सप्लोरेशन कंपनी को हेलीकॉप्टर सहायता प्रदान करती है। यानी हेलीकॉप्टर सहायता की जो सेवा है वो सिर्फ इन्हीं को, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड और चेन्नई हार्डी एक्सप्लोरेशन कंपनी को ये सेवाएं प्रदान करती है। लेकिन क्या है कि ये जो है कुछ राज्य, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, या राज्य सरकार का, अन्य कोई राज्य सरकार का जब जरूरी पड़ गया, जैसे हमारे राज्य में मुख्यमंत्री बोल दिया कि चलिए भाई हमको हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, हम आपको भाड़ा देंगे लेकिन हमको यहाँ से वहाँ जाना है, तो दे देता है। चलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भी सेवाएं ये प्रदान करती है पवन हंस लिमिटेड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारे देश के अंदर प्रमुख हवाई अड्डे।
हवाई अड्डे मतलब जहाँ पे हवाई जहाज़ें रुकती है, जहाँ पे हम लोग चढ़ करके देश विदेश में घूम सकते हैं। तो उनका नाम हम लोग जान लेते हैं, कौन कौन हवाई अड्डा है हमारे देश में। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा जो है मुंबई में है, सांता क्रूज। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है, जगह का नाम है दमदम। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, ठीक है। मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम। राजा शासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि। गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद यानी गुजरात, ठीक है। और गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पणजी। और गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया, गया में भी है, गया बिहार में, ठीक है। ये पटना का नाम नहीं आया भाई, पटना में भी बना है, लेकिन हम लोग का हजारीबाग में भी प्रस्तावित है, लेकिन झूठों का टाड़ दिखा दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, आने वाला समय में बनेगा। चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं वायु सेवा के संबंध में, वायु परिवहन के संबंध में। भारत में वायु परिवहन के विकास का इतिहास 1911 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कितना ईस्वी से? 1911 ईस्वी से। और इस वर्ष जो है इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान द्वारा डाक शुरू की गई थी, सबसे पहले इलाहाबाद से नैनी तक के लिए, ठीक है। पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी दूसरे देशों तक आने जाने 1922 में कराची और मद्रास के बीच शुरू की गई थी। ग्रीनफील्ड विमानपत्तन योजना के तहत बंगलुरु के नज़दीक जो है देवनहल्ली में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का विकास किया गया है और इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। JRD टाटा जो थे हमारे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1931 ईस्वी में मुंबई से कराची तक अकेले उड़ान भरी थी, बिना किसी के सहायता से अकेले उड़ गए थे JRD टाटा, ठीक है। तो ये रहा आज का हम लोग पढ़े परिवहन के संबंध में, ट्रांसपोर्ट के संबंध में। हम लोगों ने कितने प्रकार का ट्रांसपोर्ट जाना? 4 प्रकार का। कौन कौन? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ठीक है। तो इन चारों प्रकार के परिवहन के संबंध में हम लोगों ने विस्तार से जाना, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को भी हम लोगों ने कुछ कुछ जाना, और भी इसका ऑब्जेक्टिव बना करके आप लोगों को वीडियो भेज दिया जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपका लगातार प्रैक्टिस बना रहे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में। और जो भी साथीगण अन्य जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यदि लगता है इनका हमारा वीडियो अच्छा है तो उनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों के पास शेयर करिए। और मेरे लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, यदि लाइव क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए 88 73 02 49 60। ये नंबर ना लगे तो इसमें 93 0 40 90 8 92, ठीक है, ये 9 है, 90 8 92, इन दोनों नंबरों पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, है ना। और आपका लाइव क्लास में आप भी जुड़ेंगे और क्लास लेते रहेंगे। और JTET पारा शिक्षक आकलन परीक्षा और CTET की तैयारी आपकी लगातार होती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। विदा दीजिए, धन्यवाद।